बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ एक हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन पेपर का ही स्वरूप बनाकर लेके आया हुआ हूँ। पूरा पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आता है। मैं 3 खंडों में इन सभी प्रश्नों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक हिसाब से देखा जाए इसमें कि जितने भी क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ यदि आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। चलेगा, यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको देख लेना है आपका बीए फर्स्ट ईयर तो लेकिन सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर का आपका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा MICRO यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा था। अब इसमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। समस्त अर्थशास्त्र आपका पेपर का नाम है, पेपर का टाइटल है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की प्रश्नों पर चर्चा करूंगा क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं जो है पेपर के स्वरूप के माध्यम से ही एक हिसाब से कह सकते हो ये मॉडल पेपर जो मैं तैयार करके लेके आया हुआ हूँ परीक्षा की दृष्टि से इन्हीं प्रश्न आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। चलिएगा, बहुत ही साधारण शब्दों में हम इन सभी प्रश्नों का जो है आंसर भी साथ में बताते चलेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। वैसे तो पेपर का आपका नाम ही है समष्टिगत अर्थशास्त्र, तो ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी डिफिनेशन पहले तैयार कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करें तो जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो है एक बड़े जो है समूह को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे जो है समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि जो है राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, ये भी समष्टिगत अर्थशास्त्र ही कहलाता है। पुनः आप सुन लीजिए, यानी जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक बड़े समूह को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे जो है समष्टिगत जो है समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन की मुद्रास्फीति से क्या आशा है। यह क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मुद्रास्फीति की हम बात कर लें तो जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है अर्थात मुद्रा के मूल्यों में कमी आती है तो इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यदि हम इसकी परिभाषा मुद्रास्फीति की हम यदि सरल शब्दों में बात करें तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में मूल्यों की उपलब्ध मुद्रा के सापेक्ष वृद्धि, यानी कह सकते हो वृद्धि मुद्रास्फीति या फिर महंगाई कहलाती है। इतनी डिफिनेशन लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को अपने सीरीज या फिर नोट्स वगैरह में भी आप लगाकर टिक तैयार कर सकते हैं। चाहे तो इन सभी प्रश्नों को आप गूगल करके भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फिलिप्स वक्र क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। फिलिप्स वक्र ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पिछले साल रिपीट भी हुआ, सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो फिलिप्स वक्र क्या है इसको भी जो है समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिलिप्स वक्र जो है बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा जो है मजदूरी परिवर्तन की दर में जो है संबंध का एक निरीक्षण, ये एक जो है ये कह सकते हैं विधि है जो बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच की जो है संबंध का एक निरीक्षण करता है। और बेरोजगारी की दर तथा जो है मुद्रास्फीति की दर के बीच में जो है व्युत्क्रम संबंध होता है और इस संबंध को उन्होंने जो है एक वक्र के रूप में प्रस्तुत किया और जिन्हें जो है इन्हीं के नाम पर फिलिप्स वक्र कहा जाता है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है। और यह जो फिलिप्स वक्र है यह बताता है कि बेरोजगारी की दर जो है और मुद्रा और मजदूरी बढ़ने की दर के बीच जो है विपरीत संबंध होता है। और जब बेरोजगारी बहुत होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों के जो है बढ़ने की दर नीचे होती है। इतनी डिफिनेशन लिख देना है, नंबर मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, GDP क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो सकल यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है इसको भी जो है बताने का प्रयास करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। तो इसकी यदि हम बात करें तो देश की जो है सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित जो है अंतिम सेवाओं व वस्तुओं के मैत्रिक मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसे, यानी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं व वस्तुओं के मैत्रिक मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इतनी डिफिनेशन लिख देना है बस। अगला क्वेश्चन से बाजार का क्या नियम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ठीक है, से बाजार की यदि हम बात कर ले तो से बाजार नियम यह बताता है कि जो है पूर्ति अपनी मांग का सर्जन जो है स्वयं करती है। से बाजार का जो नियम बताता है यह बताता है कि जो पूर्ति होती है अपनी मांग का जो है अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है। ठीक है,
यदि इसकी हम थोड़ा सा और लॉन्ग में हम बात कर लें, क्योंकि शेयर बाजार का नियम जो है बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अब आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। तो शेयर बाजार के नियम के हम और थोड़ा सा इसके विस्तार की बात करें तो शेयर बाजार का नियम जो है रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का एक मर्म है, और यह नियम जो है वस्तु बाजार में जो है मांग एवं पूर्ति के संतुलित रहने की एक व्याख्या करता है। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ के प्रसिद्ध जो है फ्रांसीसी लेखक जीन वेबस्टर ने जो है अपनी ग्रंथ में इसका जो है प्रतिपादन किया, और जो है इन्होंने कहा कि पूर्ति सदैव अपनी मांग स्वतः ही जो है उत्पन्न कर देता है और तथा उत्पादन की वस्तुओं के बाजार का सर्जन करता है, और इस कारण सामान्य अति संपादन उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी की दशाएं जो है संपन्न ही नहीं हो सकती हैं। और उन्होंने शेयर बाजार को अन्य शब्दों में भी कहा है कि उत्पादन जो होता है उत्पादन ही वस्तुओं के लिए जो है बाजार उत्पन्न करता है। जैसे ही जो है किसी वस्तु का उत्पादन होता है तय हुए उस क्षण से वह अपने जो है मूल्य के बराबर मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए जो है बाजार प्रदान करती है, और दूसरी वस्तु की पूर्ति जितना एक वस्तु की मांग के अनुकूल होती है उतना कुछ और नहीं होता है। इसकी डिफिनेशन देख लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। इतनी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है कौन कि शेयर बाजार नियम यह कहता है कि पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है। इतनी डिफिनेशन आपको पहले लिख देना है, बात कि आपको बना बना कर लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे जो कि दिया कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। 6 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो आय का चक्रीय प्रवाह जो है ये क्या होता है। चलेगा इसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में। तो आय के एकदम चक्रीय प्रवाह की बात कर ले तो उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के फलस्वरूप साधन आय का सर्जन होता है, और उत्पादन आय को जो है और जो है आय को फिर से वह जो है व्यय उत्पादन को जो है और उत्पादन आय को जो है जन्म देता है। तो इसे ही जो है आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि हरित लेखांकन क्या है। इसको भी शॉर्ट नोट में देख लेना है, प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हरित लेखांकन की यदि हम बात कर लें तो हरित लेखांकन जो है राष्ट्रीय आय मापने की एक ऐसी विधि है जिसमें जो है राष्ट्रीय उत्पादक से प्राकृतिक संसाधनों की अप्रत्यक्ष लागत को जो है जो आपकी लागत उसमें होती है उसको घटा दिया जाता है। तो यही आपकी जो है हरित लेखांकन कहलाती है। यानी हरित लेखांकन जो है राष्ट्रीय आय मापने की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन से प्राकृतिक संसाधन की अप्रत्यक्ष जो लागत होती है उसको घटा दिया जाता है, तो आपकी हरित लेखांकन प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर की स्वायत्त तथा आपका प्रेरित निवेश क्या होता है। इसके बीच में कभी कभी अंतर भी एग्जाम में ये पूछ लेता है, तो दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना, परिभाषाएं पूछेगा एग्जाम में तो आपको दोनों की हेडिंग छोड़ छोड़ के परिभाषा लिख देना है, नंबर उतने ही मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। तो आपका स्वायत्त आपका निवेश क्या होता है और जो है प्रेरित निवेश क्या होता है। तो स्वायत्त निवेश की यदि हम बात करें कि ये क्या होता है स्वायत्त निवेश, तो यानी ऐसा निवेश जो है आय से प्रभावित नहीं होता है, कह सकते हो हिसाब से। यानी स्वायत्त निवेश जो होता है ये आय से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, और ये निवेशक वर्तमान नीतियों के अनुसार निवेश करता है, ये स्वायत्त निवेश कहलाता है। और यदि हम इसके प्रेरित निवेश की बात कर लें तो ऐसा निवेश जो है वांछित आय से प्रभावित होता है, प्रेरित निवेश कहलाता है। प्रेरित निवेश का मतलब होता है वह निवेश जो आय से प्रभावित होता है, प्रेरित निवेश कहलाता है। और ये जो है स्वायत्त निवेश का मतलब ये होता है वह निवेश जो आय से प्रभावित नहीं होता है, आपका स्वायत्त निवेश कहलाता है। इतनी डिफिनेशन तैयार हो गई, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बीच में अंतर पूछेगा, लिख देना बना बनाकर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि हस्तांतरण आय क्या होता है, यानी ट्रांसफर इनकम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो ये क्या होता है इसको भी जो है देखने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, चलेगा कि ट्रांसफर आपका इनकम क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ परीक्षा के दृष्टि से। तो ट्रांसफर यदि हम इसकी इनकम की बात कर ले, हस्तांतरण आय की बात कर ले, तो ऐसी आय जिसके बदले ना वस्तु और ना ही किसी जो है सेवा का उत्पादन हुआ हो, और तब ऐसी आय जो है हस्तांतरण आय कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, ऐसी आय जिसके बदले ना वस्तु और ना ही किसी सेवा का उत्पादन हुआ हो, तब ऐसी आय जो है हस्तांतरण आय कहलाती है।
या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित की जाती है उसे जो है हस्तांतरित आय कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो है हस्तांतरित जो की जाती है आय, उसे ही हस्तांतरित जो है इनकम कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर की राष्ट्रीय आय क्या है, इसके मापने की विधियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय आय की हम बात कर ले तो किसी देश में जो है एक वर्ष के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय, यानी अर्जित का मतलब कमाई गई कुल जो आय है, उसकी जो इनकम है यानी रुपये पैसे हैं, इसी को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, यानी किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर यहाँ से मैं सेक्शन बी के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं यहाँ से कुछ बताने का आपको प्रयास करूंगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या फिर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चर्चा कर रहा हूँ ये बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के हैं। मैंने अन्य सब्जेक्ट के भी मैंने ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर दिए हैं, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर। आप जाकर प्ले लिस्ट में सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ यानी को कोर्स जो आपका होता है कंपलसरी वाला पेपर, ऑब्जेक्टिव वाला, उसकी भी मैंने क्लासें करा दी है, सभी आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। उसकी प्ले लिस्ट अलग क्रिएट है, आप जाकर सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। देख लीजिए, जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो जाए तो मुझे निवेदन सभी बच्चों से कि अपना जो है एक पेपर मुझे, सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे एक एक स्टूडेंट जो है अपने यूनिवर्सिटी से मुझे एक पेपर जरूर भेज दिया करें, टेलीग्राम पर भेज दिया करें या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा, इस पर मुझे जो है व्हाट्सएप कर दिया करें। ठीक है, मेरा नंबर लिख लीजिएगा 8173840090 पर मुझे जो है अपना पेपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से सेक्शन बी के प्रश्नों की हम बात कर ले तो आपका प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं या फिर क्या आशय है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रभावपूर्ण मांग जो है कीन्स के द्वारा जो है, कीन्स का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको तैयार करना है, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पिछले साल कॉमन क्वेश्चन रहा है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग, तो इसके बारे में जो है ये क्वेश्चन आपको 100% अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रभावपूर्ण मांग की यदि हम बात कर ले तो नहीं, राष्ट्रीय उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, क्योंकि रोजगार की मात्रा भी जो है प्रभावपूर्ण मांग पर ही निर्भर करती है। और कीन्स ने जो है मांग के स्थान पर प्रभावपूर्ण शब्द का प्रयोग किया। और मांग के दो तत्व निहित हैं, प्रथम है कि किसी वस्तु की इच्छा तथा दूसरा है कि उस वस्तु को जो है खरीदने की शक्ति। ठीक है, और कीन्स ने जो है मांग के स्थान पर जो प्रभावपूर्ण मांग का जो प्रयोग किया है, ये वस्तु की इच्छा तथा खरीदने की शक्ति अथवा वस्तु जो है को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधनों, कह सकते हो साधनों के में विभेद करने के लिए जो है किया है। और वस्तुओं को खरीदने की इच्छा से जो है रोजगार की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, बल्कि रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। या फिर कह सकते हो किसी अर्थव्यवस्था की जो है प्रभावपूर्ण मांग से तात्पर्य है कि समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग के योग से है। और प्रभावपूर्ण मांग को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि उपभोग मांग तथा विनिमय यानी विनियोग मांग, दो इसमें विभाजित किया गया है। और किसी अर्थव्यवस्था से में जो है प्रभावपूर्ण मांग उस धनराशि को जो है प्रदर्शित करता है जो वास्तव में विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर खर्च की जाती है। और इसमें जो है उपभोग व्यय तथा विनियोग यानी विनियोग व्यय दोनों का जो है समावेश किया जाता है। ठीक है, इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, रोजगार की प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिएगा, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात कर ले क्वेश्चंस की तो ये क्या है, तो रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों जो है, तीन क्षेत्रों वस्तु बाजार, साधन बाजार और जो है कह सकते हो पूंजी बाजार से जो है में जो है संतुलित स्थापित करता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, इस पर थोड़ा सा हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले एडमिट स्मिथ ने जो है प्रारंभ, कह सकते हो उसे प्रारंभ होकर उत्पादन एक जो है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत बन गया। और डेविड रिकार्डो हो गया, जैसे कि जेम्स स्टुअर्ट मिल, जेबी मिल हो गया, एल्फ्रेड मार्शल, ये सभी जो हैं इकोनॉमिक्स कह सकते हो अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने जो है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत का कह सकते हो उसका प्रतिपादन किया।
और इसकी बहुत सारे महत्वपूर्ण इसके आलोचनात्मक व्याख्या की यहाँ से बात की गई है। तो इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसा कि अर्थव्यवस्था में जो है दीर्घकालीन में जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और अल्पकाल में कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है जो काम मिलने पर भी जो है काम न करने एवं जो है रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार को तलाशने तक की जो है अवस्था में जो है बेरोजगारी हो सकती है। और पूर्त अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और आर्थिक विश्लेषण केवल उन तरीकों की विवेचना से संबंधित है जो अर्थव्यवस्था में जो है निम्नलिखित समस्या का समाधान पर जुड़े हुए हैं। इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निवेश क्या है? और स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है ये क्या होता है। तो निवेश क्या है इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, पहले भी मैंने करा दिया कि स्वायत्त निवेश क्या है और प्रेरित निवेश क्या है। यानी वह निवेश जो आय से प्रभावित नहीं होती है उसे स्वायत्त निवेश कहते हैं, और जो प्रेरित निवेश का मतलब होता है वह निवेश जो आय से प्रभावित होती है उसे जो है प्रेरित निवेश कहते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था। और निवेश से क्या तात्पर्य है, यदि इसकी हम बात कर ले तो इसके बारे में थोड़ा सा चलेगा, बताता चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में ये सेम इसी तरह का जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो निवेश की बात करें तो निवेश से तात्पर्य होता है सदैव वास्तविक निवेश से होता है जिसके अतिरिक्त जो है रोजगार का सर्जन होता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, इसे ही निवेश कहते हैं। और कीन्स ने जो है आय तथा रोजगार सिद्धांत के विनियोग के तात्पर्य वास्तविक विनियोग से होता है। वास्तविक विनियोग से तात्पर्य होता है देश की भौतिक पूंजी के संग्रह में वृद्धि करना होता है, और नए जैसे कह सकते हो कि नए कारखानों का निर्माण, नई मशीन का आदि का निर्माण, ये सब जो है निवेश का तात्पर्य इसी से होता है, ठीक है। तैयार कर लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन, कीन्स के द्वारा जो है ब्याज के तरलता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले साल क्वेश्चन जो कॉमन रहा है कह सकते हो, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसको भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। सभी विद्यार्थी हो सके इनके पास सीरीज नोट्स वगैरह आप लोग के समझ हैं तो आप इन सभी का टिक लगाकर भी तैयार कर लीजिए, गूगल भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कीन्स का जो तरलता सिद्धांत की बात कर ले तो कीन्स ने जो है अपने सामान्य सिद्धांत में जो है ब्याज की दर के जो है निर्धारण का एक जो है नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और कीन्स के अनुसार ब्याज की दर बचत एवं जो है विनियोग अथवा कह सकते हो कोषों की मांग पूर्ति द्वारा नहीं बल्कि मुद्रा की मात्रा तरलता अधिमान के द्वारा निर्धारित होती है। और कीन्स के अनुसार यानी ब्याज बचत का पुरस्कार नहीं है बल्कि तरलता प्रत्याग का पुरस्कार है। कीन्स का मत था कि ब्याज वह मूल्य है जो कि धन को जो है तरल रूप से रखने की इच्छा तथा उपलब्ध नगद धन की जो है मात्रा में साम्य स्थापित करता है, यही आपका सिद्धांत है, ठीक है। और कीन्स ने और भी कहा कि कीन्स के अनुसार जो है ब्याज एक जो है मौद्रिक घटना है और जो है ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति से के द्वारा होता है। और मुद्रा की मांग से तात्पर्य होता है लोगों की मुद्रा को नगद रूप से रखने की इच्छा से है, और मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर जो है उपलब्ध मुद्रा की मात्रा से है। और ब्याज का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मुद्रा की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। और यदि चाहे तो आप इनका एक शॉर्ट फॉर्म में भी इसकी आप डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसके हम शॉर्ट इसकी डिफिनेशन की बात कर लें तो वैसे तो ये लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, इसकी शॉर्ट की बात कर लें कि मुद्रा की मांग क्या होती है। तो मुद्रा की मांग का अर्थ है कि कीन्स के अनुसार मुद्रा के जो है तरल रूप में रखने की इच्छा से है, जिसे कीन्स तरलता अधिमान कहते हैं। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना बस। हो सके ये जो है कीन्स का प्रतिपादन सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर पूछेगा कि कीन्स उपभोग के जो है मनोवैज्ञानिक नियम कि जो है इससे आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछे यही क्वेश्चन लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं, नंबर उतने ही दे देगा क्योंकि इतना विस्तार से कोई भी देखता नहीं है, ठीक है। उसी से संबंधित क्वेश्चन ये भी है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इसको भी चलेगा, हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपको पर एग्जाम में देखने को, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है चलेगा। तो कीन्स के जो उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम से आप क्या समझते हैं, तो इसकी यदि हम बात कर ले तो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम जो है कीन्स ने जो है उपभोग फलन का आधार है। और कीन्स के अनुसार जो है जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ जाती है उसी प्रकार लोगों के उपभोग का जो है स्तर भी बढ़ जाता है, लेकिन इस उपभोग के जो है बढ़ने के स्तर और आय के बढ़ाने की तुलना से कम होता है, अर्थात जो है आय बढ़ने के साथ उपभोग सीमांत प्रावृत्ति घटती रहती है। इस तरह से आपको इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला
अगला क्वेश्चन आपका कि मुद्रास्फीति क्या है, इसके कारण, इसके प्रभाव का आपको वर्णन करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो मुद्रास्फीति मैंने आपको शॉर्ट में भी मैंने समझा दिया था, फिर भी यहाँ भी देखेंगे। तो मुद्रास्फीति क्या होता है, तो मुद्रास्फीति को जो है मुद्रा बाजार भी कहते हैं। वस्तुतः वस्तु के मूल्य परिवर्तन से जो है समस्त आर्थिक व्यवस्था पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। और मुद्रा के जो है मूल्य परिवर्तनों में से जो है सामाजिक जो है अन्याय, संघर्ष, आर्थिक जो है अराजकता को जो है प्रोत्साहन मिलता है। इसी कारण जो है मौद्रिक निर्धारण के मूल्य जो है स्थायीकरण उद्देश्य को जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो मुद्रास्फीति से तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें जो है वस्तुओं की जो है उपलब्ध मात्रा की जो है तुलना में जो है मुद्रा साख की मात्रा में जो है अधिक वृद्धि होती है, जिसके सामान्य यानी मूल्य स्तर में निरंतर अधिक वृद्धि होती रहती, तो इसे ही मुद्रा हम स्फीति कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिफिनेशन यहाँ से दी हुई है, बहुत सारे एक पीगू है, इन्होंने लिखा है कि मुद्रास्फीति तब होती है जब मौद्रिक आय जो है अर्जित क्रियाओं के अनुपात से अधिक तीव्रता से बढ़ रही हो। ठीक है, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। एक और भी है जो कह सकते हो आप अर्थशास्त्री, उन्होंने भी कहा है, पीगू ने पहले कहा कि मुद्रास्फीति तब होती है जब मौद्रिक आय अर्जित की जाती है, यानी मौद्रिक आय मतलब जो है होती है अर्जित की जाती है यानी प्राप्त की जाती है, और क्रियाओं के अनुपात से अधिक तीव्रता से बढ़ रही है यदि आय, तो आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। आय का मतलब महंगाई, ठीक है, उससे ही लिया जाता है यहाँ से, तो आपकी ये कहलाती है मुद्रास्फीति। और भी यहाँ से अर्थशास्त्री हैं, जैसा कि एक फाइजनिंग के अनुसार उन्होंने लिखा है कि मुद्रा प्रसार का वह असभ्य व्यवस्था है जिसके क्रय शक्ति की जो है वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि होती है, और मूल्य वृद्धि से जो है क्रय शक्ति का विस्तार विभाजन होता है। यही आपका जो है मुद्रास्फीति कहलाता है। इसके कारण बहुत सारे हैं। इसके प्रभाव की बात करें तो इसके सबसे पहले हम कारण देखेंगे, जैसा कि सरकार की जो है मौद्रिक और जो है साख नीति भी है, और हीनार्थ प्रबंधन है, चलन वेग में वृद्धि, प्राकृतिक कारण, व्यापारिक बैंकों का प्रत्याहार, विनियोगों का जो है व्यवस्था नीति, ये सभी जो है वेतन नीति, ये सभी जो है इसके कारण हैं। ठीक है, इसके हम प्रभाव की बात कर ले, इसके क्या जो है प्रभाव है, तो इसके प्रभाव जैसे कि निश्चित आय जो है पाने वाले विनायक और व्यापार यानी जो उत्पादक वर्ग पर प्रभाव है, और श्रमिक यानी वेतन भोगी पर प्रभाव, ये सब इसके प्रभाव आपको देख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे भी करा दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि आय के चक्रीय प्रवाह से क्या समझते हैं। तो आय के चक्रीय प्रवाह की हम बात करें तो आय के चक्रीय प्रवाह जो है अर्थव्यवस्था का एक जो है कह सकते हो एक मंडल है, और जिसमें जो है प्रमुख आदान प्रदान को जो है आर्थिक एजेंटों के बीच जो है धन, वस्तुओं और सेवाओं आदि के जो है प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आय का जो है चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था में आय, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को जो है दर्शाने वाला एक मंडल है। और यहाँ जो है ये मॉडल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि परिवारों, फार्मों, सरकार आदि विदेशी क्षेत्रों के बीच जो है लेन देन को ये दर्शाता है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपभोग फलन क्या है, और औसत उपभोग और जो है सीमांत उपभोग परावर्त की जो है आपको व्याख्या करना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आया हुआ 7 नंबर। तो उपभोग फलन की बात करें तो उपभोग फलन एक जो है आर्थिक सूत्र है जो अर्थव्यवस्था में जो है आप और वस्तुओं और सेवाओं की जो है कुल खपत के बीच जो है संबंध को ये नापता है। और उपभोग फलन जो है ये जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, और कीन्स ने जो है तर्क दिया कि उपभोग के जो फलन होते हैं कुल उपभोग व्यय को जो है ट्रैक और भविष्यवाणी कर सकता है ये। ठीक है, ये जो फलन है ये भविष्यवाणी जो है कुल उपभोग के जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, इसकी भविष्यवाणी कर सकता है ये सिद्धांत, ये फलन। और भी इसकी डेफिनेशन दी हुई कि इसमें जो है औसत उपभोग पूछा है, फलन क्या होता है, परावर्त और सीमांत उपभोग परावर्त क्या होता है। तो औसत उपभोग परावर्त की हम बात कर ले तो एक जो है एक अर्थव्यवस्था में जो है समाज, संपूर्ण समाज के जो है कुल आय का जो है जो भाग जो है उपयोग कर लिया जाता है उसे औसत उपभोग परावर्त कहते हैं। यानी एक अर्थव्यवस्था के संपूर्ण समाज के कुल आय का जो भाग जो है उपयोग कर लिया जाता है उसे औसत उपभोग परावर्त कहते हैं। ठीक है, इसकी ये डिफिनेशन होगी। और सीमांत उपभोग परावर्त की बात करें तो ये जो है आय में थोड़ी सी वृद्धि के ये जो है परिणाम स्वरूप या फिर फलस्वरूप उपभोग में जो है जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपभोग परावर्त कहते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। ठीक है,
अगला फिर यहाँ से सेक्शन सी के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टिगत अर्थशास्त्र और व्यक्तिगत अर्थशास्त्र। आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने व्यक्तिगत जो है अर्थशास्त्र आपने पढ़ा है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। 8 से 10 नंबर में, 11 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन तैयार करना है स्पेशली, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ये 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी एक पिछले साल भी ये क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी के हम पेपर उठाओगे तो सभी में क्वेश्चन आपको कॉमन बिल्कुल मिलेगा ही, ठीक है। तो इसका भी हम देखेंगे कि होता क्या है। तो समानता जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है व्यक्ति व जो है समष्टि के रूप में किया जाता है, और व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में जो है अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का जो है पृथक अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थ का यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है समस्त अर्थशास्त्र का एक समूह में जो है अध्ययन किया जाता है, और इसमें आर्थिक गतिविधियां का भी जो है सामूहिक अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो जो होता है, माइक्रो शब्द जो है, ठीक है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका, ये जो समष्टि अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं। तो माइक्रो शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो माइक्रोस शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है बड़ा होता है, या फिर कह सकते हैं एक बड़ा समूह। इस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ हुआ कि बड़ी अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन करना, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तहत राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल उत्पादन, देश के रोजगार व सामान्य कीमत स्तर आदि सभी का जो है अध्ययन किया जाता है। यही आपका जो है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब समष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टि कह सकते हो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है, इसकी हम बात कर ले तो इसमें बहुत सारे अंतर हैं। जैसा कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र जो होता है आपका, इसमें व्यक्तिगत अर्थशास्त्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र जो होता है इसमें आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में जो है इसमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और दूसरे देश के हम अंतर की बात करें तो आपका व्यक्तिगत अर्थशास्त्र जो होता है यह पूर्ण रोजगार की जो है मान्यता पर आधारित है, और जबकि जो है ये समस्त अर्थशास्त्र जो है यह संसाधनों की अपूर्ण रोजगार की जो है मान्यता पर आधारित है। और इसके हम तीसरे अंतर की बात कर ले तो आपका जो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र है ये जो है ये केंद्रीय समस्या कीमत पर निर्धारित है, और जबकि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये जो है इसकी प्रमुख समस्या जो है उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण है, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी जो है अंतर देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपका जो है ये व्यक्तिगत जो अर्थशास्त्र होता है यह विश्लेषण सरल होता है, लेकिन जो है समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ये अत्यंत जटिल और कह सकते हो दुविधापूर्ण होता है। इसके अंतर बहुत ही ईजी हैं, आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कि सामाजिक लेखांकन क्या है, इसकी डिफिनेशन देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि सामाजिक लेखांकन क्या होता है, तो थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि किसी राष्ट्र की जो है आर्थिक क्रियाओं को जो है उचित ढंग से क्रमबद्ध करना ही जो है सामाजिक लेखांकन कहलाता है। यानी किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को उचित ढंग से क्रमबद्ध करना ही सामाजिक लेखांकन कहलाता है, और ये क्रियाएं जो है कार्य संबंधित वर्गों में बांटी जाती है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक लेखांकन जो होता है यानी किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को उचित ढंग से क्रमबद्ध करना आपका जो है सामाजिक लेखांकन कहलाता है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन कि निवेश गुणक क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि निवेश गुणक क्या होता है, तो इसकी हम बात कर ले तो आय में परिवर्तन से निवेश में परिवर्तन में जो यानी आय में जब परिवर्तन आप करते हो तो निवेश में भी परिवर्तन होता है। इन दोनों के अनुपात को जो है निवेश गुणक कहते हैं, ठीक है। आय में परिवर्तन, ठीक है, यानी आय में परिवर्तन से निवेश में परिवर्तन के अनुपात को हम कहते हैं निवेश गुणक अनुपात, यानी आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन, इसी को है हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं भैया, निवेश गुणांक कहते हैं। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें कि जब अर्थव्यवस्था में जो है घरेलू क्षेत्र व जो है उद्योग दोनों एक जो है एक साथ कार्यरत हो तो उसे द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है। हरित क्रांति से क्या आशा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित क्रांति का हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। तो हरित क्रांति जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि हरी खेती से लिया जाता है इसका तात्पर्य। तो हरित क्रांति से आशा है कृषि उत्पादन के अल्पकालीन के विशेष गति से वृद्धि से होना, अर्थात कह सकते हो उत्पादन की यह वृद्धि आने वाले लंबे समय तक बनाए रखने से है। और यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो आपका जो है
हरित क्रांति से आशा है कि देश के सिंचित व भी असिंचित क्षेत्रों से अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज तथा उत्पादन के तीव्रतम वृद्धि करना। और विश्व में हरित के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और यदि भारत की बात कर ले हरित क्रांति के जनक तो स्वामीनाथन जी को माना जाता है। इतनी डिफिनेशन देख लेना है। फिर वास्तविक आय क्या होती है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट में इसको भी देख लीजिए कि वास्तविक आय क्या होता है। तो वास्तविक आय की यदि हम बात करें तो वास्तविक आय जो होती है किसी आधार वर्ष के सापेक्ष यानी कीमत पर किसी वर्तमान वस्तु या फिर सेवा का मैत्रिक मूल्य जो है वास्तविक आय कहलाता है। इतनी डेफिनेशन तैयार कर लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सारे क्वेश्चन दिखा दिया है, कुछ सरल शब्दों में बताने का भी प्रयास किया है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास सीरीज नोट्स वगैरह तो आप वैसे भी आप तैयार कर सकते हैं। सभी प्रश्न आपको कंपलसरी तैयार करके अपने एग्जाम देने जाना है। अन्य सब्जेक्ट मैंने भी ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, सभी जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।